Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ji. Good morning, sir. Good morning, ji. Good morning. Good morning, sir. Good morning, ji. Good morning, sir. Good morning, ji. Good morning. चलिए जी. करें तो भाई स्टार्ट. आगे से भी लोग. यस आशीष अनम्यूट करिए. सर डोमेन की बाउंड्री पे लिमिट और कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है सर? एक क्या बार जी? वो बता. डोमेन की बाउंड्री पे लिमिट और डोमेन कंटिन्यूटी. हाँ. देखिए, जब पहले तो जो डोमेन है, डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है ओपन एंड कनेक्टेड. ठीक है. तो जब ओपन सेट होता है, क्या वो कभी भी बाउंड्री पॉइंट रखता है अपना? नहीं सर, बाउंड्री पॉइंट नहीं रखेगा, लेकिन वो बाहर का होगा तो नहीं नहीं, डिलीटेड पे तो बात करते मैं हैं. मैं ये पूछ रहा हूँ, यदि तुमने मॉड जेड लेस देन 1 लिया है तो क्या तुम z इक्वल टू 1 पे बात करोगे लिमिट की? सो 1 पे किया तो जा सकता सर, लिमिट लिमिट बाहर. की लिमिट की बात तुम इधर से कर सकते हो. ठीक है. कि इसके डिलीटेड नेबरहुड में z-1 मॉडुलस लेस देन डेल्टा, इसके अंदर जितने पॉइंट्स आपके रहेंगे सेट के, मतलब इधर वाले पॉइंट्स. ठीक है. लिमिट की बात कर सकते हो. बट जब कॉन्टिन्यूटी की बात करते थे, ये है डिलीटेड नेबरहुड. कॉन्टिन्यूटी में क्या होता था? ये हट जाता था. तो ये मेंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और क्या 1 इसका मेंबर है? सो समझ में नहीं आया एक बार. मैं ये पूछ रहा हूं, यदि ओपन सेट दिया गया है, कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करते हो? सेट के एलिमेंट जब इनसाइड वाले में चेक करते हो कि बाहर वाले पे भी चेक कर सकते हो? इनसाइड वाले में चेक करेंगे. इनसाइड z इक्वल टू 1 क्या इसके अंदर है सेट के? नहीं है. तो नहीं करेंगे चेक. ठीक है. और सर लिमिट. हाँ, लिमिट चेक कर सकते हो. लिमिट के लिए क्या होना चाहिए? लिमिट पॉइंट होना चाहिए. लिमिट पॉइंट है z इक्वल टू 1. तो सर जो नेबरहुड बनाएंगे उसके पॉइंट्स वो तो बाहर चले जाएंगे. ये कहोगे ना कि इस नेबरहुड में जितने पॉइंट्स होंगे. जब हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे भाई साहब, एक चीज बताना, हमने क्या बताया था डेफिनेशन में? हमने ये कहा था कि सारे के सारे पॉइंट्स जो भी नेबरहुड में, उन सब पे बात हो रही थी. ठीक है. या बात ये हो रही थी कि जो भी जेड इस वाले नेबरहुड में मिलेंगे बट सेट में होने चाहिए. यदि आपको मैं एक सेट दे रहा हूं और जेड नॉट इसका एक लिमिट पॉइंट मिल रहा है, आप कह रहे हो जेड माइनस जेड नॉट कि जी सर ये बना दिया आपने नेबरहुड, और यहाँ पे लिमिट चेक करोगे तो लिमिट इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स पे देखोगे, या फिर उन पॉइंट्स पे देखोगे जो एस के अंदर आ रहे हैं? हाँ जी. तो ये मुझे नहीं. अरे यार, ये नहीं पता होने की बात नहीं है आशीष. यदि
मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास ये सर्किल है और ये डिस्क दे दी उसने, आप कह रहे हो कि सर ये वाला लिमिट पॉइंट है, इस लिमिट पॉइंट पे आप ऐसे जा सकते हो क्या, इन वाले पॉइंट्स पे बता सकते हो फंक्शन की वैल्यू क्या है? नहीं। तो यदि मैं ये कह रहा हूं कि 1 पे आप लिमिट बताइए, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 एफ जेड, आप कह रहे हो कि जी एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ जेड माइनस के डब्ल्यू नॉट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है? वेन एवर z माइनस जेड नॉट, z माइनस ये बोल दो z माइनस 1 दिस इज लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन 0। तो क्या इस वाले नेबरहुड में जितने पॉइंट्स है सारे के सारे उसकी बात कर रहा है या सेट के लिए बात कर रहा है? फंक्शन कहाँ डिफाइन है तुम्हारा? तुम इसका नेबरहुड ऐसे बना दोगे, ये बना दिया नेबरहुड तुमने डेल्टा नेबरहुड। इस डेल्टा नेबरहुड में इस वाले पॉइंट पे बता सकते हो फंक्शन की वैल्यू क्या है? नहीं। और जब नहीं बता सकते तो इस वाले पॉइंट की जरूरत होगी आपको यहाँ पे, जब आप एफ जेड की वैल्यू ही नहीं बता सकते तो फिर मैं बाहर वाला पॉइंट लेके क्यों आऊंगा? तो जब भी हम यहाँ पे ये नेबरहुड लिखते हैं हम ये बोलते हैं कि इसके अंदर जो सेट के एलिमेंट्स आएंगे, मतलब आप लोगे इधर वाला पार्ट। समझ में आई बात? जी सर। और जब कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो हम ये भी कहेंगे कि अब तो फंक्शन डिफाइन भी होना चाहिए। जब हम ये बता रहे थे कि आपको यदि एक इंटरवल दिया गया है, जैसे ये ओपन इंटरवल ए बी दिया, ओपन इंटरवल ए बी पे आप लिमिट एक्स टेंस टू ए निकालोगे तो क्या करोगे? नेबरहुड ये वाला बनाओगे ऐसे, और तुम कहोगे जी इधर से भी जा सकता हूं इधर से भी जा सकता हूं। यदि आपका ये एंड पॉइंट है, ये बाउंड्री पॉइंट है, तो फिर आप ए की तरफ से जा सकते हैं, आप जा सकते हैं राइट से, इस बी पे जा सकते हैं आप लेफ्ट से, यहां पे कोई इंटीरियर पॉइंट लेके आओगे उस पे लेफ्ट राइट दोनों से जा सकते, ठीक है? जी सर। जी सर अगर कोई जैसे आइसोलेटेड पॉइंट है, अगर वो जैसे डिस्क है उसके अंदर आया है हम्म और डिस्क हमारा डोमेन है, हम्म तो सर उस केस में वो आइसोलेटेड पॉइंट पे कंटिन्यूटी मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी सर। पहले पहले तो एक चीज बताओ, डिस्क के अंदर तुम आइसोलेटेड पॉइंट बनाओगे कैसे, ये बता दो। ये mod z लेस देन 1 है, डिस्क के अंदर आइसोलेटेड पॉइंट कैसे लेके आओगे? सर मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ ना कोई पॉइंट, यहाँ ये मेरा लो, डोमेन है ये कर दिया तुमने, अभी आइसो है। हम्म ये पॉइंट आइसोलेटेड है, या ऐसे तुम इसमें एक्स्ट्रा से एक पॉइंट ऐड करोगे, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दिया, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, ये बनेंगे आइसो। ठीक है सर, वो बनेंगे जो बाहर है। ये बात हो रही थी हमारी कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है? तो कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने पीछे जो मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई थी उसमें बस एक चीज ऐड हो जाएगी कि जिस पॉइंट पे हम लिमिट की बात कर रहे थे कि आप मुझे एक पॉइंट दोगे z नॉट, दिस इज अ लिमिट पॉइंट, ठीक है? और फिर इस z नॉट के अराउंड में आपको एक डेल्टा नेबरहुड मिलना चाहिए, ठीक है? और इधर आपको w नॉट वैल्यू मिलेगी, इधर आपको एक एप्सिलॉन नेबरहुड मिलना चाहिए, ठीक है? सच दैट कि जो डेल्टा नेबरहुड, इस वाले नेबरहुड में जितने भी आपके सेक्टर के पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब की जो वैल्यू है वो इस एप्सिलॉन नेबरहुड में चली जाए। यहाँ पे जेड नॉट सेट का मेंबर होना जरूरी नहीं था जब मैं लिमिट की बात कर रहा था, बट कॉन्टिन्यूटी में क्या हुआ, जेड नॉट आपका सेट का एलिमेंट भी हो गया, बाकी डेफिनेशन मेरी एज इट इज रहेगी, ठीक है? अब इससे नेक्स्ट आते हैं पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अब जैसे हम रियल में पढ़ते थे तो रियल में तो क्या था, दो ही काम थे कि RHL और LHL की बात होती थी, है ना? वहां पे आप कह देते थे RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, तो फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। अब वो डिपेंड करता है कि एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, बट कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा कोई सीन ही नहीं है RHL और LHL का, तो यहाँ पे हम डिसकॉन्टिन्यूटी के टाइप्स भी नहीं डिफाइन कर सकते। बस हम ये कहेंगे कि यदि फंक्शन आपका डिफरेंट पाथ पे डिफरेंट वैल्यू ले रहा है
तो आप कहोगे कि वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। मतलब आपके फंक्शन की जो लिमिट है वो यूनिक नहीं आ रही है यदि आप किसी पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। दो डिफरेंट पाथ से आपने मुझे अलग अलग लिमिट दिखा दी तो मैं कहूंगा कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये वाला लेते हैं। उसने दिया है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये रहा, एफ जेड इक्वल टू, यहाँ पे जेड बार स्क्वायर अपॉन जेड दिया है। पहले मैं जेड बार अपॉन जेड की बात कर लूं, व्हेन जेड इज नॉन जीरो, और जीरो पे जीरो दे दिया। इस फंक्शन को चेक करके बताओ क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, और नहीं है तो फिर कहां पर नहीं है। इस पूरे फंक्शन को कहां कहां पर प्रॉब्लम है पहले ये देखिएगा। कहां पर ये डिफाइन नहीं है, यहां पे जीरो पे डिफाइन नहीं है, बट एक्स्ट्रा में आपने जीरो पे जीरो ही डिफाइन कर दिया। ठीक है, यदि आप किसी भी नॉन जीरो पॉइंट पे, जेड नॉट आपका नॉन जीरो पॉइंट है, तो जो एफ जेड नॉट है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जेड नॉट बार अपॉन जेड नॉट। ठीक है, और जब जेड टेंस टू जेड नॉट करोगे तो जो जेड बार है वो कहां जाएगा, जेड बार टेंस टू जेड नॉट बार, है ना। जेड आपका जेड नॉट की तरफ जा रहा है, जेड बार आपका जेड नॉट बार, है ना, जेड बार आपका जेड नॉट बार की तरफ जा रहा है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएगी, जेड नॉट बार अपॉन जेड नॉट, और ये वाली वैल्यू जीरो है नहीं, तो सब जगह डिफाइन होगा कि नहीं होगा, लिमिट आपको यूनिक मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसी और वैल्यू की तरफ तो जा नहीं रहा है। बट जैसे ही जीरो की बात करते हो, अब जीरो पे मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड बार अपॉन जेड। ठीक है, और एफ जीरो की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। कॉन्टिन्यूअस होने के लिए इसे आना चाहिए एफ जीरो के इक्वल। यदि ये एफ जीरो के इक्वल नहीं आया तो फिर आप कहोगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हमने इसके लिए देखा था, लिमिट के केस में हमने इसे सॉल्व किया था। इसकी लिमिट मुझे क्या मिल रही थी, यदि मैं z को r e टू दी पावर आई थीटा रख लूं, ठीक है, एक तो उससे करा था हमने, तो हमें क्या मिल गया था, लिमिट r टेंस टू जीरो r e टू दी पावर माइनस के आई थीटा डिवाइडेड बाई r e टू दी पावर आई थीटा, r से r कैंसिल। नहीं, अभी इसमें स्क्वायर नहीं है सकता, ठीक है, अभी ये वाला नहीं कर रहा है, इसकी हेल्प से दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये किस पे डिपेंड कर गया, थीटा पे। जैसे जैसे आप थीटा डिफरेंट लेंगे वैसे वैसे आपकी वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एफ जीरो के बराबर नहीं आता। मतलब जेड इक्वल टू जीरो पे आप कोई भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो अपनी मर्जी से, बट यू कैन नॉट मेक दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट जेड इक्वल टू जीरो। बाकी ये सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है, ऊपर वाला भी कॉन्टिन्यूअस है, नीचे भी कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस अपॉन कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, दूसरा, इस वाले क्वेश्चन में हम आए, इसने कहा है, यस अनिरुद्ध अनम्यूट करो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं होगी ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हमने यही तो कहा कि लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड बार अपॉन जेड, ये कितनी आनी चाहिए, एफ जीरो। ठीक है, यदि एफ जीरो के इक्वल आती है तो आप कहोगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है, नहीं आएगी तो नहीं होगा। तो आपने कहा जी ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर मैं इसकी बात ही नहीं कर सकता, है ना। यस सर, यस, या इसके इक्वल कभी आ ही नहीं सकती। ठीक है जी, ठीक है सर, जी। थैंक यू सर। अब इस वाले क्वेश्चन में दिया है उसने जेड बार स्क्वायर अपॉन जेड, जब जेड आपका नॉन जीरो है और जब आपका जेड जीरो है तो वैल्यू दे दी उसने जीरो। अब आपको ये चेक करके बताना है कि इस फंक्शन को जेड इक्वल टू जीरो पे या किसी भी नेबरहुड में किसी भी पॉइंट पे, पूरे के पूरे सी पे डिफाइन है फंक्शन, आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। यस फातिमा अनम्यूट करो। सर एक गेट में आया था क्वेश्चन, उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा था, उसके बावजूद भी वो हो रहा था डिफरेंशिएशन या ऐसी कुछ क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा अभी। तो आपने बोला कि लिमिट जब नहीं होगा तो आगे तो कुछ बात ही नहीं करेंगे, तो फिर देखो, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, एक आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, है ना, वो क्वेश्चन डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे होगा। यदि कॉन्टिन्यूटी की हम बात कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूटी की तो स्टार्टिंग वाली कंडीशन ही लिमिट से शुरू होती है। लिमिट और कॉन्टिन्यूटी में एक ही तो डिफरेंस है डेफिनेशन में। लिमिट में आप बात करते हो डिलीटेड नेबरहुड की,
है ना। और कॉन्टिन्यूटी में Yes, बात sir. करते हो आप पूरे कंप्लीट नेबरहुड की, कि इस पूरे Neighborhood. कंप्लीट नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स आपके सेट से आएंगे उन पे बात होगी। सही बात अच्छा। है ना। हम्म। तो जब तक लिमिट की बात नहीं कंफर्म कर सकते आप मुझे ये नहीं बताओगे कि सर इसकी लिमिट यूनिक आ रही है, ठीक है। जब तक उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कॉन्टिन्यूटी पे तुम्हें जा ही नहीं सकता। बट हाँ एक चीज है, आप ये कह सकते हो कि सर देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों? हमें ये जरूरी होता है कि यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जो लिमिट है एल वो किसके इक्वल आनी चाहिए, एफ जेड नॉट के इक्वल आनी चाहिए। यदि इक्वल नहीं है तो भी आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, बट वो डिसकंटिन्यूटी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी इस वाले अच्छा, क्वेश्चन में डिस्कस okay, sir. करूंगा जी। ओके सर, थैंक यू सर। अब जैसे इसी वाले क्वेश्चन को हमने अभी पहले देखा, यदि आपका z 0 नहीं है, आप कोई भी पॉइंट लेके आ जाओ z नॉट, ठीक है। जब z आपका z नॉट की तरफ जाएगा तो ये क्या इंप्लाई करता है, z बार कहाँ जाएगा, z नॉट बार की तरफ, ठीक है। z नॉट स्क्वायर कहाँ, z बार स्क्वायर कहाँ जाएगा, z नॉट बार स्क्वायर की तरफ, ठीक है। अपॉन में z कर दोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कहाँ चली गई, इस पे चली गई। नीचे वाली टर्म जीरो तो नहीं है, नॉन जीरो है ना। कहीं पे प्रॉब्लम है इसे बताओ, प्रॉब्लम कहाँ है इस फंक्शन को, इस फंक्शन को प्रॉब्लम है z इक्वल टू जीरो पे, बट z इक्वल टू जीरो पे उसने जीरो दे दिया, ठीक है। बट जब तुम z को अप्रोच करोगे जीरो की तरफ तब कौन सा फंक्शन लोगे, फर्स्ट या सेकंड, जब अप्रोचिंग वैल्यू होगी 1, क्योंकि जब अप्रोच कर रहे हो तो z आइडेंटिकली जीरो तो ले ही नहीं रहे यार, आप जीरो के लेफ्ट से राइट से ऊपर से नीचे से ऐसे जा रहे हो, तो z तो नॉन जीरो हो गया। अब z नॉन जीरो हो गया तो आप ये वाला फंक्शन लोगे। अब आप ये देखोगे कि जब z जीरो की तरफ जाता है तो ये वाला फंक्शन किस वैल्यू की तरफ जाता है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि लिमिट z टेंस टू जीरो z बार स्क्वायर अपॉन z। और मैंने बताया कि जब भी जीरो पे लिमिट की बात करो तो आपके पास सबसे बढ़िया तरीका है r e टू द पावर i थीटा, और इसमें क्या करना है, r को जीरो पे टेंस करा देना है। बेसिकली इसका लॉजिक क्या है देखो, जैसे हम z टेंस टू जीरो कर रहे हैं, हमें जाना है यहाँ पे, तो वो क्या करता है, आप सर्किल के थ्रू चले जाओ ऐसे, ठीक है। r टेंस टू जीरो करोगे तो ये सर्किल्स छोटे होते रहेंगे, दैट मीन्स जितने भी पाथ्स है वो सारे के सारे आ जाएंगे, है ना। जितने भी पाथ है वो सारे के सारे आ जाएंगे। यहां से लिमिट एग्जिस्टेंस की भी बात कर सकते हो, लिमिट को फेल भी करा सकते हो, बट यदि तुमने y इक्वल टू mx से करा तो वो काम आता है फेल कराने में। आप y इक्वल टू mx से अप्रूव नहीं कर सकते जी, काम बन ही जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने रख लिया z इक्वल टू r e टू दी पावर i थीटा, और r को हमने टेंस कर दिया जीरो की तरफ, तो कितना मिलता है, लिमिट r टेंस टू जीरो z बार स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर e टू दी पावर माइनस के 2i थीटा। यहाँ पे हो गया r e टू दी पावर i थीटा, r से एक पावर r कैंसिल हो गई, कितना मिल गया, r e टू दी पावर माइनस के 3i थीटा। जब r जीरो की तरफ जा रहा है तो ये वाली वैल्यू किसकी तरफ जाएगी बताइए, क्या ये वाली वैल्यू कभी भी अनबाउंडेड होगी, ये वाली वैल्यू e टू दी पावर माइनस के 3i थीटा, ये तो आपको कोस थीटा प्लस क्या साइन थीटा देगा, है ना। इसका जो मॉडुलस है वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो जैसे r टेंस टू जीरो होगा वैसे ही ये वाली वैल्यू भी जीरो की तरफ जाएगी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिल गया, जीरो। और फंक्शन की जीरो पे वैल्यू कितनी है, वो भी आपकी जीरो है ना। बट यदि यहाँ पे 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये आपकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट आ रही है जीरो, बट दिस इज नॉट इक्वल टू एफ जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। समझ में आई बात, ये केवल एक ही टाइप की यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होगी, रिमूवेबल, और बाकी के लिए आप कुछ नहीं बता सकते, ठीक है, कि जी जंप है और सेकेंड काइंड की है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता।
ठीक है, यहाँ पे उसने 0 ही दिया है तो फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस पूरे के पूरे सी में, राइट। तो उसने कहा है कि एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था, ये वाला तो ट्रू है। फिर उसने एनालिटिक के बारे में करा है, ठीक है, फिर उसने सीआर इक्वेशन के बारे में करा है, फिर एनालिटिक के बारे में करा है, ये हमारा आगे का पॉइंट है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना था कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन आया था, इसमें मैं बस आपसे पहले वाले के लिए बात करूंगा, कॉन्टिन्यूटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे करना है। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, तो अभी जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे करेंगे केवल। इसने आपको एक फंक्शन दिया c-0, सी के अंदर से उसने 0 को हटा दिया है, मतलब आपका जो डोमेन है वो पंक्चर्ड है। अच्छा यही वाला क्वेश्चन था, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। c-0 और फंक्शन कैसे डिफाइन करके रखा, एफ जेड इक्वल टू एफ जेड अपॉन मॉड जेड, और उसने बताया भी है क्या है कि आपका जो फंक्शन है इज अ फंक्शन सच दैट एफ जेड इक्वल टू एफ जेड अपॉन मॉड जेड एंड इट्स रेस्ट्रिक्शन टू यूनिट सर्किल इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हमें एफ की कॉन्टिन्यूटी नहीं दी गई है, हमें केवल कॉन्टिन्यूटी दी गई है एक ऐसे सेट पे जो क्या है हमारा यूनिट सर्किल है, मतलब पूरा का पूरा ऐसे डिफाइन करा है, ये सी के अंदर से 0 आपने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया, फिर उससे और फंक्शन आपका ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आपने मुझे ये भी बता दिया कि देखो इसमें एक तुम सर्किल लो और यही जो फंक्शन है आपका ये इस सर्किल पे कॉन्टिन्यूअस है, तो फिर मुझे ये बताना है कि एफ मेरा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। सर्किल की इक्वेशन क्या है, मॉड जेड इक्वल टू 1 यूनिट सर्किल, यस और नो। ठीक है, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, आप ये भी कह रहे हो कि एफ जेड इक्वल टू एफ जेड अपॉन मॉड जेड, है ना। यहां पे जितने भी पॉइंट्स हैं इस पूरे के पूरे c-0 में वो किसी ना किसी सर्किल पे आ रहे होंगे। यदि मैं मॉड जेड इक्वल टू आर ले लूं तो इस आर की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती रहेगी वैसे वैसे आपका फंक्शन मिलता रहेगा कि नहीं मिलता रहेगा, ये सुनो, मतलब हर वैल्यू आप यहाँ पे मुझे जेड नॉट कह रहे हैं तो ये जेड नॉट किसी सर्किल पे तो आ ही रहा होगा। तो यदि मैं फंक्शन को जेड की जगह आर ई टू दी पावर आई थीटा में डिफाइन कर लूं तो कोई प्रॉब्लम, यस नहीं। मैंने क्या करा, जेड की जगह आर ई टू दी पावर आई थीटा रख दिया, बाकी मैं इसे एक एग्जांपल लेके भी कर सकता हूं बट मैं अभी उससे अवॉइड कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से क्या आया, आर ई टू दी पावर आई थीटा इज इक्वल टू एफ, यहां से कितना आ जाएगा आर ई टू दी पावर आई थीटा, मॉड ऑफ जेड कितना आ जाएगा आर, आर से आर कैंसिल, एफ आर ई टू दी पावर आई थीटा इज इक्वल टू एफ ई टू दी पावर आई थीटा। सही बात है। यदि मैं आर की वैल्यू 1 ले लूं, आर की वैल्यू मैंने क्या करी 1 ले ली, तो क्या हो जाएगा एफ ई टू दी पावर आई थीटा इज इक्वल टू एफ ई टू दी पावर आई थीटा। अब बस तुम मुझे एफ एक ऐसा फंक्शन दिखा दो जो आर इज इक्वल टू 1 के लिए कॉन्टिन्यूअस है और फिर मैं इसे एक्सटेंड कर लूंगा। यदि मैं सिंपल ऐसा ही ले लूं ई टू दी पावर आई थीटा तो कोई समस्या, एफ आर ई टू दी पावर आई थीटा इज इक्वल टू ई टू दी पावर आई थीटा, ये फंक्शन मैंने ले लिया, तो आपका यूनिट्स कैसे लिया, आपको एक ऐसा फंक्शन लेना है जो कॉन्टिन्यूअस भी हो। ठीक है, आर इक्वल टू 1 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस मिल जाए। तो बेसिकली बात क्या है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी तो होल्ड कर रही है, यहाँ पे तुम ई टू दी पावर आई थीटा ले रहे हो, यहाँ पे आर ई टू दी पावर आई थीटा ले रहे हो, है ना। तो मैं ऐसा करूं कि फंक्शन को आर से इंडिपेंडेंट ले लूं तो बात बनेगी या नहीं बनेगी बताओ। ठीक है, तो मैंने आर का झंझट ही खत्म कर दिया और एफ ई टू दी पावर आई थीटा इज इक्वल टू ऐसा ही ले लिया। अब तुम आर ले लो या मत लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये वाला जो फंक्शन है
ये कॉन्टिन्यूस तो हो गया, यस और नो। अब यहां से मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं यहां से 3 एलिमिनेट कर सकता हूं। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसे सुनिएगा। ये जो e टू दी पावर आई थीटा वैल्यू है ये कहां से मिली? ये इसी की वैल्यू तो मिल गई, जेड अपॉन मॉड जेड, यस और नो। या आप ऐसा कह सकते हो कि जी एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन मॉड जेड फंक्शन ले लो। मेन बात ये थी कि आप उसे आर से फ्री करो, है ना। आप आर से फ्री कर दो तो आप नंबर कहीं भी ले रहे हो, डजेंट मैटर, आप केवल और केवल आर्ग्यूमेंट की हेल्प से ही डिफाइन कर दो कि क्या मिलेगा। अब ये जो फंक्शन है आपको मिल गया, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? क्या लिमिट जेड टेंस टू 0 पे एग्जिस्ट हो रही है? लिमिट कितनी मिलेगी यहां से? आर ई टू दी पावर आई थीटा रख देंगे जेड टेंस टू 0 पे, तो कितनी आ जाएगी लिमिट आर टेंस टू 0 एफ आर ई टू दी पावर आई थीटा, कितना आ गया ई टू दी पावर आई थीटा। क्या यूनिक वैल्यू देगा ये? यूनिक वैल्यू देगा? नहीं देगा। ठीक है, कहां पर? जेड टेंस टू 0 पे। समझ में आई बात या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? जेड टेंस टू 0 पे आपका फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो बात ठीक है। वो कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं जी। हिमांशी देखो, ये वाली बात समझ में आ गई सभी के कि एफ आर ई टू दी पावर आई थीटा इक्वल टू ई टू दी पावर आई थीटा, ये मुझे आर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आइडिया हुआ कि ऐसा कुछ फंक्शन ले लो, है ना। और इस वाले फंक्शन के थ्रू ये मेरा फंक्शन क्या बन गया? z अपॉन मॉड z व्हेन z इज नॉन जीरो। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि क्या लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 z अपॉन मॉड z, ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? ठीक है, बताइए कैसे करोगे? दो पाथ ले लूं मैं अलग अलग, y इक्वल टू mx वाले ही, है ना, और उनसे एग्जिस्ट करा लूं। ठीक है, पहले मैंने क्या करा, मुझे जाना है 0 वाले पॉइंट की तरफ अप्रोच करना है। पहले मैं जाता हूं कहां से? x एक्सिस के थ्रू। x एक्सिस के थ्रू y क्या हो जाएगा? 0, राइट। तो मैं क्या करता हूं, ये मेरी क्या हो जाएगी फर्स्ट वाले केस में कन्वर्ट, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, y तो आपका 0 हो गया, तो z क्या हो जाएगा? x प्लस आई वाई, यानी कि x अपॉन मॉड x। कितनी वैल्यू आ गई? ये तो यहीं से काम खराब हो गया। यदि तुम x के 0 के लेफ्ट से गए तो x कैसा रहेगा? निगेटिव। ठीक है, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव कितना आएगा? -1। जब आप x के राइट से गए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? हाँ जी, डज लिमिट एग्जिस्ट और नॉट? x अपॉन मॉड x व्हेन x अप्रोचिंग टू 0, 0 प्लस और 0 माइनस, दो अलग अलग पाथ ले सकते हो, नहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो वो कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। गलत बात हो गई। ठीक है, अब फातिमा अनम्यूट करो जरा, डाउट तुम्हारा कहाँ है? अब मुझे समझ में आ गया। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? लिमिट की, है ना। हैंड रेज करो पहले। लिमिट की बात कर रहे हैं और फिर बात हो रही है कॉन्टिन्यूटी की। तो आप ये कह रहे हो कि सर 0 पे आपका फंक्शन लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करा रहा, बट ऊपर की तरफ आप कॉन्टिन्यूअस कह रहे हो, है ना। यही पॉइंट है ना। बट जब मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करूंगा तो कॉन्टिन्यूटी कहां चेक करूंगा? कॉन्टिन्यूटी चेक करूंगा मैं C-0 में। तो 0 तो मेरे सेट का मेंबर ही नहीं है, तो 0 पे तो बात ही नहीं करनी। आप किसी भी नॉन जीरो पॉइंट पे बात करो, Z0 दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इस पे कहीं पे कोई समस्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है,
जीरो नहीं है, लिमिट जीरो पे, हाँ जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, बट जब मैं कॉन्टिन्यूटी की बात करूंगा तो कॉन्टिन्यूटी की जीरो पे बात नहीं होगी, है ना। कॉन्टिन्यूटी की इसलिए नहीं होगी क्योंकि जीरो सेट का मेंबर ही नहीं है, तो बात होगी नॉन जीरो पॉइंट्स पे, राइट। तो इसमें अभी हम जब आगे आ जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। उसने कहा एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन, क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। फिर उसने यहाँ पे कहा है कि एफ इज एनालिटिक बट नॉट नेसेसरली अ कांस्टेंट फंक्शन, इसकी हम आगे बात करेंगे, और इसकी भी, क्योंकि एनालिटिसिटी की बात करिए, इसे भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अनम्यूट करो। सर ये कह रहे थे कि जो इसका रेस्ट्रिक्शन दिया है यूनिट सर्किल पर, उसमें से भी रेस्ट्रिक्शन वाले सेट से भी जीरो हटा रहेगा ना, नहीं, जहाँ पर मेरी वो बात तो सुनो continuous- सुनो 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 सुनो, रेस्ट्रिक्शन कहाँ पर है, यूनिट सर सर्किल, डोमेन यूनिट सर्किल, मतलब यूनिट सर्किल में आप इनसाइड वाले पॉइंट लोगे, ओ सॉरी है ना। इसीलिए तो मैंने कहा कि उसने यूनिट सर्किल का आइडिया दे दिया ना हमें, इसलिए मैंने क्या करा कि भाई जीरो तो तुमने हटा दिया था, है ना। और अब तुम ऐसा करो, यूनिट सर्किल तो यहाँ पे उसने बता दिया, अब इससे आगे चल लो, है ना, इससे पीछे चल लो, ऐसे जितने भी पॉइंट है वो सर्किल पे तो आ ही रहे होंगे, तो मैं क्यों ना सर्किल की हेल्प से ही फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो सारे सर्किल क्या बनाएंगे, आर ई टू द पावर आई थीटा से बन जाएंगे ना। यस सर। और जैसे ही मैं आर ई टू द पावर आई थीटा रखूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाता है, एफ आर ई टू द पावर आई थीटा, दिस इज इक्वल टू एफ ई टू द पावर आई थीटा। अब मुझे यहाँ से आइडिया हो गया कि जो तुम फंक्शन डिफाइन करोगे ना उसे फ्री फ्रॉम आर करके देख लो। सर आप ये जब बात नहीं समझ में आ रही कि फ्री फ्रॉम आर मतलब वो तो यूनिट सर्किल पर कॉन्टिन्यूअस है, तो आर बराबर 1 या हाँ, आर को कैसे हटाए, नहीं समझ। तो अभी सुनो ना, मैंने यहाँ पे आर की जगह 1 रख दिया, तो मेरा यही वाला फंक्शन काम कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। यदि मैं आर से फ्री कर दूं तो फिर तुम चाहे यूनिट सर्किल पे लो, उसने यूनिट सर्किल दिया है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बाकी अदर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो कोई दिक्कत थोड़ा है, ठीक है ना। हाँ, सर वो तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा तो यूनिट सर्किल हाँ, यस सर। तो फिर उसी की बात हो रही है, हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, कहाँ पे, सी माइनस जीरो में, यस ठीक है। तो आगे जब एनालिटिसिटी की बात करेंगे तो देखेंगे कि हमारे 3 ऑप्शन इसमें डिस्कार्ड हो जाएंगे और एक ऑप्शन मेरा सही मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो फिर कॉन्टिन्यूस, हाँ अभी कॉन्टिन्यूटी की सद्भावना आगे बात करूंगा मैं, ओके जी। वापस से आते हैं, इस वाले क्वेश्चन को और देखिए जरा, क्या कह रहा है वो। आपको ये तो पता ही है कि भाई जो कॉन्टिन्यूटी और कनेक्टेडनेस और कॉम्पैक्टनेस ये आपस में कनेक्टेड है, कि यदि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो कनेक्टेडनेस और सेकंड कॉम्पैक्टनेस ये प्रिजर्व होती है ना, राइट। तो उसने क्या करा है इस वाले क्वेश्चन में कि एस आपको एक सेट दिया एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर का आर स्क्वायर, एक्स की रेंज -1 से 1 दे दी और वाई की रेंज -1 से 1 दे दी, तो उसने क्या बना के दिया आपको, यूनिट स्क्वायर बना के दिया है ना, और इसके अंदर वाले सारे के सारे पॉइंट्स दिए हैं। ये तो हुआ आपका सेट एस, और फिर उसने क्या करा है, एक दूसरा सेट डिफाइन करा टी, टी के अंदर से क्या करा है, ये उसने यहां पे पंक्चर कर दिया, अब बन गया है ये टी सेट, ठीक है। क्या कहता है वो, द सेट ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द ओरिजिन फ्रॉम एस। अब एक एफ फंक्शन डिफाइन करा उसने, कहां से, टी से लेके आर पे। अब टी के अंदर क्या जीरो है, टी के अंदर जीरो है नहीं, अभी अभी जैसे उसने जीरो पे पंक्चर कर रखा था वही वाला काम करा, जीरो पे इसने पंक्चर कर दिया, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है, और फंक्शन भी तुम्हारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, तो ये जो टी सेट है ये कैसा है, ये कनेक्टेड है कि नहीं है,
दिस सेट इज कनेक्टेड और नॉट। कनेक्टेड क्या है, तो पाथ कनेक्टेड भी है ना, पूरा सिंगल वन पीस में ही तो है। तो कनेक्टेड की इमेज अंडर कॉन्टिन्यूस मैप कैसी आएगी, कनेक्टेड। ठीक है, तो पहले में तो उसने कहा है कि इमेज ऑफ एफ मस्ट बी कनेक्टेड, यस करेक्ट। ये जो टी सेट है क्या ये कॉम्पैक्ट है, टी क्लोज्ड एंड बाउंडेड, बाउंडेड तो है, क्या ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट रखना पड़ेगा, और इसका एक लिमिट पॉइंट क्या है, 0, दैट इज नॉट इन द सेट। सही बात है, ये क्लोज्ड नहीं है, तो क्या कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो क्या इसकी इमेज कॉम्पैक्ट होगी, नीड नॉट टू बी, यस और नो। यदि आपने fz इक्वल टू एक ऐसा फंक्शन ले लिया जो कॉन्टिन्यूअस है, इस वाले सेट पे मैं आपको दो फंक्शन लेके दिखाता हूं। fz इक्वल टू c 2 ले लिया, फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस है, यस ठीक है। इसकी जो इमेज मिलेगी वो भी क्या आ जाएगी, कनेक्टेड, यस। कॉम्पैक्ट भी मिल गई, जबकि सेट आपका कॉम्पैक्ट नहीं है। बट यदि मैं एक दूसरा फंक्शन लू 1/z, बताओ क्या ये डिफाइन होगा टी पे या नहीं होगा, दिस फंक्शन इज डिफाइन ऑन टी और नॉट, कॉन्टिन्यूअस भी है, कहीं पे से कोई प्रॉब्लम है कॉन्टिन्यूटी में, ऊपर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, नीचे वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, नीचे वाला फंक्शन कभी भी 0 नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस अपॉन कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। कनेक्टेड की इमेज कनेक्टेड मिल जाएगी, ये बात ठीक है। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट है नहीं आपका सेट, यस सुदीप्ता। सर कनेक्टेड, कनेक्टेड वाला ना मुझे समझ में नहीं आया, क्यों कनेक्टेड है। कनेक्टेड की इमेज कनेक्टेड क्यों है, अब ये तो फिर मतलब है कनेक्टेड की इमेज तो कनेक्टेड है पता है, पर टी तो कनेक्टेड नहीं है ना, टी कनेक्टेड नहीं है, ओके वेट अ मिनट, टी क्या है, टी यही है ना, ये पूरा स्क्वायर लिया, बीच में से पंक्चर कर दिया, कोई भी दो पॉइंट बताओ मुझे, एक पॉइंट तुमने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हो, पर जीरो, अगर जीरो के थ्रू लिया तो, क्यों, जीरो के थ्रू ले जाने के लिए किसने कहा, हम जब पाथ कनेक्टेडनेस की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि आप अपने सेट पे 2 पॉइंट्स लीजिए सेट के अंदर, ठीक है, सेट के अंदर 2 पॉइंट लीजिए, और उसके लिए यदि आपको एक पाथ एग्जिस्ट कर जाता है जो कंप्लीटली आपके सेट में ही रहे, अब वो पाथ जरूरी थोड़ा है कि आप ऐसे ही होके जाओ, ठीक है। फिर आप कहोगे कि सर देखो पाथ तो एग्जिस्ट कर गया बट इसका एक पॉइंट बाहर चला गया, तो मैं कहूंगा दूसरा पाथ बताओ, तुम कहोगे दूसरा है ही नहीं सर, केवल यही वाला पाथ था। जैसे हमने वो वाला काम करा था, ऐसा बनाया था ना कि इधर और ये था sin 1/x वाला, है ना, तो अब यहाँ पे केवल एक ही तो पॉइंट है जिसके थ्रू आप जा सकते हो, यस नो। तुम कहोगे कि सर यहाँ से लेके 0 तक मैं आ जाऊंगी, अब मैं कहूंगा 0 से आगे तो जाके दिखाओ इधर की तरफ जो ये तुम्हारा फंक्शन बन रहा है, तुम कहोगे सर जा ही नहीं सकती, और केवल एक ही पाथ एग्जिस्ट कर सकता था 0 के थ्रू, तो क्या होगा, कनेक्टेड नहीं होगा, क्या होगा, पाथ कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, समझ में आई बात, हाँ सर ठीक है। पाथ कनेक्टेड की बात कर रहा था, कनेक्टेड नहीं, कनेक्टेड तो हो जाएगा, पाथ कनेक्टेड होगा नहीं होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, आप दूसरा पाथ देखो, आप कहो कि सर ऐसे चले जाओ, ये पहुंच गए, आप ऐसे चले जाओ, ये पहुंच गए, तो कनेक्टेड हो गया कि नहीं हो गया, हाँ हो गया, ठीक है जी, हाँ एक पाथ की एग्जिस्टेंस से हो जाएगा। तो कनेक्टेडनेस तो मुझे मिल गई, अब मैं था दूसरे एग्जांपल पे, इस वाले पे 1/z, क्या ये वाला फंक्शन आपका डिफाइन है fz इक्वल टू 1/z इस वाले पूरे सेट पे, क्योंकि सेट के अंदर 0 है ही नहीं,
कनेक्टेड की इमेज कनेक्टेड अंडर कॉन्टिन्यूअस मैप, ये बात ठीक है, बट ये सेट कॉम्पैक्ट नहीं है। जो इमेज है क्या वो कॉम्पैक्ट आ रही है? और कॉम्पैक्ट नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है? यस, कहां पे प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, सेट तो आपका क्लोज नहीं है, ये तो मुझे बात समझ में आ गई, ये वाला सेट आपका क्लोज नहीं है, ठीक है, बट अभी मैं एक फंक्शन बना के दिखा रहा था, सेट क्लोज नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी इमेज कॉम्पैक्ट आ रही थी, है ना, राइट। बट यहां पे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? यहां पे प्रॉब्लम होगी जीरो के नेबरहुड में, जीरो के नेबरहुड में। जैसे जैसे आप z टेंस टू जीरो करोगे वैसे वैसे 1/z कहां जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। तो क्या कभी ये कॉम्पैक्ट हो सकता है? अनबाउंडेड हो जाएगा ना। और मुझे कैसा चाहिए कॉम्पैक्ट में? बाउंडेड चाहिए ही चाहिए। तो वो कह रहा है कि इमेज ऑफ एफ मस्ट बी कॉम्पैक्ट, कि हमेशा कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। इज इट ट्रू? नो। ठीक है, और ट्रू ना होने का रीजन क्या है? ट्रू ना होने का रीजन है कि इसके अंदर एक पॉइंट है जो लिमिट पॉइंट बन रहा है, बट वो सेट के अंदर नहीं है, और वही पर आप क्या करो, फंक्शन को प्रॉब्लम क्रिएट कर दो। आपका फंक्शन जो है ओरिजिनली उसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, ठीक है, और वो वाला पॉइंट आपने डोमेन से बाहर कर दिया, करेक्ट। तो आपका फंक्शन तो डिफाइन हो गया, बट जैसे उस पॉइंट के नेबरहुड पे जाओगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम मिलेंगी। क्लियर है इतनी बात? आपके पास एक और फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड। इस वाले फंक्शन को कहां पर प्रॉब्लम है? जेड इक्वल टू 0। यस और नो? है ना। बट ये वाला फंक्शन यदि इसकी रेंज देखोगे तो ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा, है ना। ये वाला फंक्शन तुम्हारा बाउंडेड हो जाएगा। तो अब वो आगे क्या कह रहा है वो चीज समझिएगा। तो फर्स्ट इसका सही हुआ, सेकंड गलत हुआ, थर्ड के अंदर सर लेकिन जीरो तो है ही नहीं, उस पे क्यों? नहीं 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 हिमांशी, हम जीरो के नेबरहुड में तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? है ना। तो हम अल्टीमेटली किसी भी फंक्शन को जब कॉम्पैक्टनेस देखनी होगी तो हम क्या चेक करेंगे कि कहीं पे ऐसा तो नहीं हो रहा कि किसी पाथ के थ्रू फंक्शन आपका अनबाउंडेड हो रहा हो, राइट। तो हमें एक फंक्शन ऐसा मिल जाएगा एफ जेड इक्वल टू 1/z। ये सरुणा? सर 1/z क्लोज नहीं है क्योंकि वो बाउंडेड भी नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि बाउंडेड भी नहीं है और क्लोज्ड भी नहीं, 1/z को क्लोजनेस में कहां पे दिक्कत है? लिमिट पॉइंट 0 सेट पर नहीं है। नहीं, इसके लिए ना, हाँ इसके लिए ना। अच्छा, तुम इसकी इमेज की बात कर रही हो, है ना। हाँ इमेज की बात कर रही हूँ, यस यस, ठीक है। इमेज में 1/z जैसे ये वाला सेट है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? 1/z तुम डिफाइन करोगे तो बेटा इसे जीरो पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, क्योंकि जब आप इसके लिए इमेज निकालोगे तो क्या होगा? ये बेसिकली पूरे ऐसा नहीं डिफाइन हो रहा, C-0 पे डिफाइन नहीं हो रहा, ये आपने एक मुझे स्क्वायर दिया है उसमें से जीरो रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो जब तुम 1/z C-0 पे डिफाइन करते हो तो इसका जो रेंज सेट बनता है वो भी C-0 बनता है ना। बट इस केस में C-0 नहीं बनेगा। समझ में आई बात? क्या रेंज z से इन्फिनिटी, क्या z इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है इस वाले डोमेन में? नो सर। तो क्या fz हाँ 0 की तरफ जा सकता है? नहीं ना। हाँ ये चल रहा है ना दिमाग में किसका रेंज सेट ये वाला बनेगा? यस सर। हाँ, तो ये वाला नहीं बनेगा इसका रेंज सेट, ठीक है। जीरो के नेबरहुड में अनबाउंडेड तो हो जाएगा, बट ये आपको कैसा देगा? ये आपको मतलब, अभी रुको बताता हूं मैं, एक सेकंड रुको। एफ जेड इक्वल टू 1/z,
है ना। यदि मैं ये लाइन लेके आ रहा हूँ, ये वाली लाइन लेके आ रहा हूँ, ये लेके आया और ये लेके आया, लाइन मैप होंगी मेरी सर्किल पे या लाइन पे, ठीक है, सर्किल पे या लाइन पे। तो लाइन जाके मैप होंगी मेरी लाइन पे, ठीक है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। सर्किल में लेके आता हूँ। अभी पता है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि लाइन कहाँ पे जाके मैप होगी, ये पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो फिर मुझे अभी आगे जाना पड़ेगा, तब मैं डिस्कस कर पाऊंगा। बट इसका जो रेंज है 1/z का, वो आपका c-0 नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियर है, राइट। यस सर। इसमें अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो 1/z इट इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लाइन लाइन पे जाके मैप होगी या फिर सर्किल पे जाके मैप होगी, तो मुझे फिर वहां पे वो वाला कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। हाँ जी। अभी इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में क्या कहा है उसने, इसे देखिएगा। एनी सच फंक्शन, जो भी आप टी से लेके आर, टी से लेके, हाँ टी से लेके आर पे, और फिर तो मैं 1 मिनट और रुको जरा, जस्ट अ मिनट। टी से आर है ना, तो फंक्शन में ऐसा डिफाइन करूंगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 1/x² + y², यह 1/x, यह 1/y, इस तरह के फंक्शन डिफाइन करूंगा, 1/z टाइप के नहीं करूंगा, है ना। क्योंकि इधर क्या है, इधर r है ना, तो z नहीं लेके आ सकता, mod z लेके आ सकते हो। Any such functions f can be extended to a continuous function from s to r। वही कह रहा है कि आपका t से r पे फंक्शन है, तो आप 0 पे भी फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं, और इस वाले f को t से लेके फिर आप s पे एक्सटेंड कर सकते हैं इन अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। पहले में तो उसने कहा है कि आप कोई भी फंक्शन लेके आ जाओ जो t से r पे कॉन्टिन्यूसली डिफाइन है, तो आप उसे हमेशा s से r पे एक्सटेंड कर सकते हैं। फोर्थ वाले में कहा है कि इफ f कैन बी एक्सटेंडेड, यदि आप एक्सटेंड कर पाए टू अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम s to r, देन इमेज ऑफ f इज बाउंडेड, इमेज इसकी बाउंडेड होनी चाहिए। ये वाली बात इसने क्या कही है बताइए। f t से लेके r फंक्शन डिफाइन करा गया, t के अंदर 0 नहीं है। अब ये जो 0 पे फंक्शन की बात है, ऐसा हो सकता है कि लिमिट xy टेंस टू 0 0 f xy, दो केस हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर जाए, है ना, और दूसरा केस हो सकता है कि डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, और तीसरा केस हो सकता है कि वो कैसी आ जाए, इन्फिनिटी टाइप की आ जाए। समझ में आएगी बात या नहीं? यस, ठीक है, यही केस हो सकते हैं ना 3, या इसके अलावा भी हो सकता है। डज नॉट एग्जिस्ट तो मैं ये कह रहा हूं कि आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ से जा रहे हैं, तो आपकी डिफरेंट लिमिट मिल रही है, ठीक है। जैसे अभी z/z की बात कर रहे थे, तो इसे ऐसा करो थोड़ा सा, x माइनस के y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ऐसा कर लो, ठीक है। ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है t से लेके r पे या नहीं है? ऊपर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यस, और नीचे ऐसा करो, ये x² माइनस y² और ये x² प्लस y², अब ये 0 पे 0 होगा बस, है ना। ऊपर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, नीचे वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, आपके t के अंदर 0 नहीं है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इस फंक्शन की लिमिट क्या आती है, एग्जिस्ट करती है, डज नॉट एग्जिस्ट है, या इन्फिनिटी है? एक फंक्शन ये वाला लो, ठीक है, x² माइनस के y² अपॉन x² प्लस y², दूसरा फंक्शन तुम 1/x प्लस 1/x ले लो सिंपल, ठीक है,
और तीसरा फंक्शन तुम ले लो साइन x अपॉन x। ठीक है जी, बताइए ये फंक्शन इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं? ठीक है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं? ठीक है, इन तीन में से कौन कौन से केस बनेंगे? आपके पास तीन एग्जाम्पल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट एग्जिस्ट किसकी कर रही है इन तीनों में से? थर्ड वाले की। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट किसकी है? फर्स्ट वाले की। और इन्फिनिटी किसकी आ रही है? सेकंड वाले की। तीन केस है, तीनों के तीनों पॉसिबल हुए, है ना? अब जो पॉइंट है वो देखिएगा, जो इन्फिनिटी वाला केस है, क्या तुम इसे 0 पे डिफाइन कर सकते हो किसी भी तरह से? यस, अपने आर के अंदर, वो यही तो कह रहा है कि रेंज के अंदर आ जाना चाहिए। आर के अंदर से कोई भी एक नंबर मुझे बता दो जिस पे तुम x इक्वल टू 0 पे इसे डिफाइन कर दो और आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए। इज इट पॉसिबल? नो, नेवर। जो आपका डज नॉट एग्जिस्ट वाला ये वाला केस है, क्या आप इसे 0 0 पे डिफाइन कर सकते हैं जिससे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो जाए? यहां तो दो अलग अलग पाथ पे लिमिट क्या आ गई? अलग आ गई, है ना? यदि ऐसा होता है कि दुनिया भर के सारे पाथ पे, तो लिमिट कैसी आ रही है? सेम, बस फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन नहीं है। यस और नो? तो फिर लिमिट और कॉन्टिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है कि देखो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, बस फंक्शन उस वाले पॉइंट पे यदि यही वाली वैल्यू ले ले तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा? उस पॉइंट पे भी डिफाइन हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसे भी आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। अब देखना जरा, यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो फंक्शन की, यदि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या आप उसे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसमें फंक्शन डिफाइन नहीं है उस पर रीडिफाइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो, करेक्ट? तो यहां से क्या कर सकते हैं? यहां से हम अपने फंक्शन को दोबारा से रीडिफाइन करके पूरे एस से लेके आर पे कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। समझ में आई बात? तो फंक्शन मेरा कैसा मिलेगा? बाउंडेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये जो दो केस है, डज नॉट एग्जिस्ट और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाले में तो क्लियर ही दिखाई दे गया कि आपका अनबाउंडेड होगा ही होगा। जो डज नॉट एग्जिस्ट वाला है उसमें आपकी लिमिट अलग अलग पाथ पे अलग अलग आ रही है, बट इसमें तुम्हें एक पाथ ऐसा भी मिल जाएगा जहां पे लिमिट तुम्हें इन्फिनिटी मिल जाए। यस और नो? इज इट पॉसिबल और नॉट? बताओ, ऐसा एक पाथ बताओ जिसपे तुम्हारी लिमिट क्या आ रही हो? इन्फिनिटी। है ऐसा डज नॉट एग्जिस्ट वाले केस में? नीड नॉट टू बी, है ना? इट इज नीड नॉट टू बी। f can be extended to a continuous function from S to R, then image of f is bounded. Image of f is bounded. इस वाले फंक्शन पे बात करते हैं जी, पहले वाले पे, है ना? पहले वाले में क्या लोचा है? यदि मैं लिमिट x y टेंड्स टू 0 0 x स्क्वायर माइनस की वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? y इक्वल टू mx से चले जाएंगे तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा? नॉट यूनिक लिमिट नहीं मिलेगी, ठीक है? बट 0 0 के नेबरहुड में, 0 0 के नेबरहुड में इसको मैं कैसे, ये वाला फंक्शन मेरा कैसा मिलेगा? बाउंडेड। यदि f बाउंडेड मिल गया, f बाउंडेड मिल गया,
वाई स्क्वायर माइनस के 2y square divided by x square plus y square. This quantity 1 minus k 2 divided by x square plus y square. ठीक है. This quantity less than equal to 1 plus k 2 y square divided by x square plus y square. And this quantity is greater than equal to 1 1. इसकी जो वैल्यू है टोटल वैल्यू कैसी रहेगी 2 से वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 तो 2 दिस इज लेस देन इक्वल टू 2. ठीक है, माइनस कर दूंगा तो माइनस के 2 1. ठीक है, तो 1 माइनस 2 चलो प्लस के 1 हो गए. तो माइनस 1 से हमेशा बड़ी होगी. ठीक है, माइनस 1 से हमेशा बड़ी होगी. करेक्ट. मुझे बनाना इसे अनबाउंडेड. कैसे बनाऊं? बताओ भाई, सोचो थोड़ा सा. इस वाले फंक्शन को 0 के नेबरहुड में अनबाउंडेड बनाना है ना? तो कौन सा पाथ में एग्जिस्ट कराऊंगा जिससे कि ये अनबाउंडेड हो जाए? ठीक तो है. y के लॉन्ग यदि मैं चला जाऊं तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर. यहाँ पे हो गया 1 माइनस के 2 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, सही है. देखो यहाँ से भी मेरा आर स्क्वायर, यहाँ से भी मेरा आर स्क्वायर. वाई इक्वल टू 0 ले लूँ मैं तो एक्स इक्वल टू 0 लिया तो 0 हो गया. ये वाली जो वैल्यू है f can be extended to a continuous function from s to r, then image of f is bounded. यदि मैं ये वाला फंक्शन लेके चलूं तो इसे मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता 0 0 पे. और फंक्शन मेरा f can be extended to a continuous function, then image f is bounded. ओके ठीक, करेक्ट. अब आ गया समझ में. ये जो फंक्शन है ये वाला तुम्हारा कैसा रहेगा? ये वाला फंक्शन बाउंडेड रहेगा. कैसे? देखो, इसकी जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, इसे मैं बाउंडेड कैसे दिखाऊं? एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, this is equal to x square plus के y square minus के 2y square divided by x square plus y square. ठीक है, ये तुम्हारा आ गया. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस के 2y स्क्वायर अपॉन कह रहे थे कि x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा लें तो r से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, cos 2 थीटा बन जाएगा और थीटा की cos 2 थीटा की वैल्यू -1 हमेशा बाउंडेड. हाँ, वो वाला तरीका ठीक है. अभी रुको एक मिनट, मैं जो ठीक है इस वाले तरीके से तो नहीं आता. x की जगह अपना वही r cos थीटा r sin थीटा रखा तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल. और ये क्या करेगा? r cos थीटा, इसमें ये पूरे के पूरे सारे पॉइंट ले लेगा. ठीक है, इसी वाले से देख लो तुम, है ना? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिया, मैं उल्टा जा रहा था इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था. ये वाला फंक्शन कैसा है? मेरा बाउंडेड है. कैसे चेक करा मैंने?
0 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, और आप आर स्क्वायर में से 0 0 माइनस कर दो, यहाँ तो उसने स्क्वायर में से माइनस कर रखा है केवल, ठीक है, यूनिट स्क्वायर में से। इसकी जगह एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा रख दिया, तो हर पॉइंट को आप अप्रोच कर पाओगे आर स्क्वायर माइनस 0 में, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड cos 2 थीटा एंड cos 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमेशा कैसी है, बाउंडेड है। अब यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल देख रहे थे, उसने कहा है कि f आपका t से लेके r पे डिफाइन है और कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, और वो ये कह रहा है कि f s से लेके r पे इसे तुम कॉन्टिन्यूस बना सकते हो बाई रीडिफाइनिंग और बाई एक्सटेंडेड। तो जब आप कॉन्टिन्यूस बना रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए क्या करना होगा, तुम्हें यही करना होगा, लिमिट एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0 0 f एक्स वाई दिस इज इक्वल टू f 0 0, यस और नो? हाँ जी, ये वाली बात ठीक है कि नहीं? यदि आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी कह रहे हो तो ये वाली डेफिनेशन फॉलो होगी, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और वो f 0 0 की वैल्यू के बराबर भी होगी। अब जो f 0 0 की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, यूनिक और फाइनाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब यूनिक फाइनाइट मिलेगी तो इसकी जो लिमिट है वो भी कैसी हो जाएगी, इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और लिमिट भी कैसी मिलेगी, फाइनाइट मिलेगी। जब लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी और फाइनाइट भी मिलेगी तो कैसी होगी, बाउंडेड या अनबाउंडेड? सिंपल सी बात है, लिमिट अनबाउंडेड तो नहीं हो सकती, बाउंडेड होगी, ठीक है। अब एक चीज और, इसमें क्या मैं वापस से जा सकता हूं इसमें कि यदि मेरी इमेज f बाउंडेड आ जाए तो आप f को एक्सटेंड कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन में फ्रॉम s टू r, केवल बाउंडेडनेस की वजह से आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इज इट ट्रू? नो, है ना। हमें यहाँ पे एग्जाम्पल भी मिल गया, ये रहा एग्जाम्पल, ये आपका कॉन्टिन्यूस है t के अंदर, बाउंडेड भी है, बट इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है ना। समझ में आई बात? कॉन्टिन्यूटी के लिए मुझे चाहिए था इसकी लिमिट की एग्जिस्टेंस, और लिमिट की एग्जिस्टेंस हो जाएगी तो फंक्शन तो आपका बाउंडेड अपने आप हो जाएगा। फंक्शन बाउंडेड है तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। समझ में आई बात सभी को? हाँ जी सर, ये कह रहे थे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टी के अंदर कॉन्टिन्यूस होगा सर, थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना, जब पोलर कोऑर्डिनेट हमने पुट किया तो ये cos 2 थीटा आ रहा है ना, ये कहाँ अभी एक मिनट रुको, ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। जब 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 तुम बात तो तुम्हारी ठीक है कि ये सर कॉन्टिन्यूस हमारा नहीं आएगा। यदि हम किसी भी पॉइंट पे जाने लगे, नहीं कॉन्टिन्यूस हो जाएगा शिवम। क्यों? देखो, जब ये आर कोस थीटा आर साइन थीटा वाली डेफिनेशन यूज करते हैं ना, तो ये 0 के नेबरहुड में r टेंड्स टू 0 पे काम करती है, ये r टेंड्स टू 1 पे काम नहीं कर सकती, ठीक है। जब आप x की जगह r कोस थीटा, y की जगह r साइन थीटा रख रहे हैं तो आपका फंक्शन जो बना वो कहाँ पे, मैंने पूछा आपसे कि इसके अंदर आप 1/2 पे लिमिट बताओ, तो आप क्या करोगे, r को 1/2 लेके जाओगे? हाँ जी, नहीं ना। नहीं सर। और बेसिकली इस फंक्शन को जब मैं बाउंडेड दिखा रहा हूं ना, इस फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ पे, इसको 0 0 पे ही तो प्रॉब्लम है, या कहीं और है? नहीं,
तो ये जो अनबाउंड हो सकता है, ये कहाँ पे हो सकता है अनबाउंड? 0 0 के नेबरहुड में, है ना? और 0 0 का नेबरहुड आपने कैसे डिफाइन कर लिया? r cos थीटा r sin थीटा से। ठीक है, आपने दिखा दिया कि आप r cos थीटा r sin थीटा में r को किसी भी वैल्यू की तरफ ले जाओ, चाहे तुम छोटा नेबरहुड लो चाहे तुम बड़ा नेबरहुड लो, बट ये वाला जो फंक्शन है ये आपका कभी भी 1 से एक्सटेंड नहीं कर सकता, है ना? तो क्या हुआ? 0 0 के नेबरहुड में फंक्शन आपका कैसा है? बाउंडेड। बाकी यदि मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं इसी में कि तुम्हारा यूनिट स्क्वायर था और इसके अंदर से तुमने इस वाले पार्ट को डिलीट कर दिया कंप्लीटली, और अब बताओ ये वाला फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है? नहीं होगा। बाउंड नहीं होगा। सर्किल पर पॉइंट लेकर बता रहे थे, अब तो नहीं अभी रुको, ये तुमने यहाँ पे y की वैल्यू 1 ली है, ये x इक्वल टू 1 लिया, ये x इक्वल टू -1 लिया, ठीक है, और ये y इक्वल टू -1, ये तुम्हारा हो गया माइनस के 1/2, x इक्वल टू 1/2, ठीक है, यहाँ पे y इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू माइनस के 1/2। बताओ जरा ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? बाउंडेड हो जाएगा सर। बाउंडेड हो गया ना? cos थीटा r sin थीटा कोऑर्डिनेट लेंगे, नहीं नहीं, r cos थीटा नहीं लगेगा इसमें, अब बाउंडेड हो जाएगा। r cos थीटा नहीं लगेगा अब, ठीक है? r cos थीटा r sin थीटा तभी लगेगा जब आपका x y 0 0 पे जा रहा है, बस। क्योंकि ये जो r cos थीटा r sin थीटा ये सेंटर्ड कहां पर है? ओरिजिन पे। तो जैसे आप r को चेंज करोगे आप कहां पे जाओगे? आप ओरिजिन के पास में और ओरिजिन से दूर पे जाओगे। आपसे मैं पूछूं कि z इक्वल टू 1 पे वैल्यू बताओ, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, आप इस सर्किल के थ्रू नहीं जा सकते, आप जाओगे फिर इस सर्किल के थ्रू, ठीक है जी? सर और इसमें जो आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे सर, आप कह रहे थे ऊपर वाला कंटिन्यूअस है और नीचे वाला हाँ continuous बिल्कुल, है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर पूरे के पूरे आर स्क्वायर में कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है? यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर ऐसे हम कहें कि fx बराबर 1/x, f बराबर 1 पूरे r पे कॉन्टिन्यूस है और x भी हाँ? पूरे r पे, तो 1/x पूरे r पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। नहीं बाबूजी, नीचे वाले को नॉन जीरो भी तो होना चाहिए। पर सर वो कॉन्टिन्यूस जब आप तो है पूरे r। जब आप कॉन्टिन्यूटी की डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं कि एफ एक्स आपका एक फंक्शन है, जी एक्स आपका एक फंक्शन है, ये पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस है, ये पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस है, तो फिर एफ एक्स अपॉन जी एक्स को कब बताते हो कॉन्टिन्यूस? व्हेन जी एक्स इज नॉन जीरो। यस जितने पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है वो सारे के सारे पॉइंट निकाल दो, बाकी जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उस पे वो कैसा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। 1/x की बात कर रहे हैं, केवल और केवल एक पॉइंट मिल रहा है, x इक्वल टू 0, r के अंदर से 0 को बाहर निकाल दो, कॉन्टिन्यूस हो गया फंक्शन। इससे कहीं दिक्कत होती है? 1/x का कर्व ये रहा, यस 0 को छोड़ के कहीं पे प्रॉब्लम है इसे? कहीं पर भी नहीं, ठीक है? यस। हाँ जी सुदीप्ता अनम्यूट करो। यस हाँ सर, अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिया होता तो आर स्क्वायर तो मतलब सी पे लिया होता, कौन सा? मतलब इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में यदि हाँ। सी पे दिया होता, ठीक है, सी के अंदर होता तो ऐसा कर सकता था वो कि सी के अंदर से 0 हटा दिया, है ना? अब आपसे पूछ रहा है कि आप फंक्शन बताओ, बिल्कुल सेम कंडीशन ऐसे ही अप्लाई हो सकती थी, है ना? जैसे आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं x प्लस आयोटा y, ऐसा कर लो x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? बट अब हमें क्या करना है? अब हमें आगे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, इसका जो आई वी है, वी आपका 0 हो गया, ठीक है? तो केवल u है, और u कैसा है? कॉन्टिन्यूस है, c माइनस 0। कहां पर प्रॉब्लम? कहीं पर भी नहीं, ठीक है? ठीक तो है अब सर। मैं, हाँ बोलो। सर अगर x 1 और y i लिया तो x को y को 1 आप i ले सकते हो? बताओ, x प्लस आयोटा y में
y को आप i ले सकते हो, x और y कैसे हैं, रियल हैं, ठीक है। ठीक है। ओके चलिए जी, अब इस पे मैं आपको कंक्लूड करके बताता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा था। हाँ ये शास्त्रा अनम्यूट करो। सर यहाँ जो लास्ट ऑप्शन दिया है मतलब फोर्थ वाला, तो यहाँ पे बोला कि f कैन बी एक्सटेंडेड टू अ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम s टू r। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो s गिवन सेट है वो पूरी तरह से क्लोज्ड और बाउंडेड दिया हुआ है, ठीक है, और r की तरफ एक्सटेंड कर रहा है। और जो हम लोग जानते हैं कि एक अप्रोच होता है ना कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और क्लोज्ड और बाउंडेड हो मतलब कॉम्पैक्ट हो, कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं ना कि f की इमेज बाउंडेड ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो हमने यूज करा कि f कैन बी एक्सटेंडेड टू अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट कैसी मिलेगी, कॉम्पैक्ट मिलेगी। तो इमेज ऑफ f हमेशा मेरी कैसी होगी, बाउंडेड होगी। यस सर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मान लीजिए एग्जाम में कर रहे हैं तो हम लोगों को ऑप्शंस मतलब एग्जांपल लेने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं नहीं वो आपकी बात ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट का बेसिकली यूज करा है। मेरा पॉइंट ये था कि यदि आपको केवल और केवल ये दे दिया जाए कि f आपका एक फंक्शन है और वो कॉन्टिन्यूअस भी है और वो बाउंडेड भी है, ठीक है, और ऐसे आपने 0 0 वाला पॉइंट दे रखा है जिसपे फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है, तो आप फिर क्या बताएंगे कि 0 0 पे क्या तुम रीडिफाइन करके कि यदि आपका फंक्शन बाउंडेड दे रखा है तो क्या आप उसे रीडिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बात केवल इतनी सी, समझ में आई बात। मतलब मैं इससे वापस जा सकता हूं कि नहीं जा सकता। जैसे यहां तो उसने f को कॉन्टिन्यूअस दिया है तो इमेज के बारे में बात कर रहा है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इमेज f यदि बाउंडेड हो जाए तो फिर f कैन बी एक्सटेंडेड टू अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, नो। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए हाँ जी सर यहाँ एक्सटेंडेड का मतलब क्या हुआ? एक्सटेंडेड का मतलब होता है आशीष, जिन पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है उन वाले पॉइंट्स पे आप उसे डिफाइन कर दो। तो आपने जो पुराना फंक्शन था उसे क्या करा, एक्सटेंड कर दिया ना, कुछ नए पॉइंट्स पे और वैल्यू देके। तो बात हो रही है जो पॉइंट्स पहले आपके पास नहीं थे उन वाले पॉइंट्स पे आपने फंक्शन को दोबारा से वैल्यू दे दी, ठीक है, तो आपने फंक्शन को एक्सटेंड कर दिया। क्लियर है जी। तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही है और फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही है, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। इसके अंदर उसने क्या कहा है, एनी सच फंक्शन f कैन बी एक्सटेंडेड टू अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम s टू r, की ऐसा कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस करा जा सकता है। बट यदि इसी के अंदर वो लिख दे एनी सच बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैन बी एक्सटेंडेड टू अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो क्या है सही होगा, फंक्शन को उसने कॉन्टिन्यूअस भी कर दिया, फंक्शन को उसने बाउंडेड भी कर दिया, नहीं कर सकते, है ना। बट हाँ यदि आपने एक्सटेंड कर दिया तो फंक्शन आपका बाउंडेड होगा, ये कंफर्म है, राइट। चलिए जी ठीक है, अब इससे नेक्स्ट आते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। fz और gz आपके पास दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट z इक्वल टू z0 की हम बात कर रहे हैं। then the given function are also continuous at z equal to z0, fz plus minus मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, fz into gz हो गया और fz अपॉन gz हो गया, जहां पे gz आपका 0 नहीं है, ठीक है। जैसे ये वाला फंक्शन एक लिया हमने z स्क्वायर z नॉट इक्वल टू आयोटा पे और z इक्वल टू आयोटा पे 0 वैल्यू दे दी, ठीक है। तो यदि इस फंक्शन को देखें तो ये क्या है, ऊपर पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नीचे 0 दे रखा है, तो फंक्शन तो आपका z नॉट इक्वल टू आई पे तो कॉन्टिन्यूअस है। आपको केवल कहां चेक करना है, केवल आयोटा पे चेक करना है, और आयोटा पे वैल्यू कितनी आएगी, इधर से जाएगा आई स्क्वायर की तरफ यानी -1 और इधर से जा रहा है 0। क्या इक्वल आ रही है लिमिट, नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पे फंक्शन को रीडिफाइन कर दोगे तो वैल्यू आपकी कैसे मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी और फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बट एट द इंस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि यहाँ 0 गिवन है, ठीक। सो इफ लिमिट z टेंड्स टू z0 fz एग्जिस्ट,
but is not equal to fz0, then we call z0 is a removable discontinuity, since we can make fz continuous by redefining the function at z0 to the value fz0. तो जब भी मेरा फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली एंड यूनिकली, तो उस समय आप अपने फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं। ठीक है, हाँ एक बार हिमांशी देख लेना, नहीं तो फिर बता देना मुझे। ठीक है, चलिए जी, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। fz इक्वल टू दिया गया है z माइनस के ib अपॉन जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और z इक्वल टू ib पे आपको इसकी क्वांटिटी चेक करनी है। हाँ जी अनिरुद्ध बताइए। कह रहा हूँ कि अगर वहां पे z इक्वल टू i पे -1 वैल्यू ले ली जाए तब तो सर कंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, तो हम उसे रीडिफाइन करके यही बताया हमने कि यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे लिमिट कितनी आ रही है, -1 आ रही है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अब लिमिट फाइनाइटली यूनिकली एग्जिस्ट कर रही है, तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वही वाली वैल्यू दे दीजिए जो fz0 को चाहिए। ठीक है, आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस जी। ठीक है जी। अब पता आगे जाके एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट हमें और क्या मिलेगा, इसी वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन क्या पूछता है, वो बेसिकली सिंगुलैरिटी से रिलेट करता है कि आपके पास उसने एक बहुत बड़ा सा डोमेन देके रख लिया, और अब पूछता है कि किस केस के अंदर आप फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बना सकते हो, है ना, कि फंक्शन आप किस केस के अंदर कॉन्टिन्यूअस बना सकते हो। डोमेन के अंदर से उसने कुछ पॉइंट्स रिमूव कर दिए, और यहां पे बाकी बचे हुए में f आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो जी ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये क्या हो सकते हैं, ये पॉसिबल पॉइंट हो सकते हैं जहां पे डिसकंटिन्यूटी मिले। यस और नो, बात सही है कि नहीं है हिमांशी, ये वाली चीज समझना। मुझे पता है कि इस पूरे डोमेन में इन कितने पॉइंट हो गए, 3 और 3 6 और 2 8, इन 8 पॉइंट को छोड़ दूं तो बाकी सारे पॉइंट पे फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आप इस कंप्लीट डोमेन पे मतलब इन 8 पॉइंट के साथ किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बना सकते हो, और बना सकते हो तो फिर वो क्या कंडीशन होगी, इन पॉइंट्स पे किस तरह की डिसकंटिन्यूटी मिल रही होगी। तो क्या इनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा हुआ हो सकता है, ये आप z1 बोल दो, z2 बोल दो, z3 बोल दो, z4, z5, z6, z7 और z8, क्या इनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा हो सकता है कि z टेंड्स टू zi और fz आपका कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे। यदि जा रहा है तो क्या तुम उसे कॉन्टिन्यूअस बना सकते हो? यस, नेवर, कभी नहीं बना सकते। यदि fz बाउंडेड हो तो क्या जरूरी है fz बाउंडेड हो जाए? नहीं। बट यदि fz की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, लिमिट fz एग्जिस्ट, यस, आप हमेशा बना सकते हो, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगी, जैसे ही लिमिट fz एग्जिस्ट होगी यहां पे हो जाएगी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, है ना, रीडिफाइन करना है बस। और ये वाले जो केस हैं अभी आगे जाके तुम्हें मिलेगा, ठीक है, कि यहाँ पे तुम्हारा इन्फिनिटी आ गया तो यहाँ पे तो पोल मिल जाएगा जी, है ना। और जब fz आपका कैसा हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसे आप बोलो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगी एसेंशियल सिंगुलैरिटी, और यहाँ पे मिलेगी तुम्हें रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, और रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में तुम रिमूव कर सकते हो फंक्शन, ठीक है। हाँ शिवम। यस सर, ये कह रहे थे कि मतलब इसको 1/z वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं, उसी पे बात कर रहे हैं ना। नहीं 1/z वाला है, या कोई भी एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे, एग्जाम्पल तो बाद की बात है। अभी हमारा जो पॉइंट है ये है कि इन बाकी बचे हुए पॉइंट पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इन पे मुझे नहीं पता क्या है,
बट मैं ये जानना चाहता हूं कि किस कंडीशन के अंडर में आप इन वाले पॉइंट्स को भी कंसीडर करके फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। तो मेरे पास 3 कंडीशन आ सकती हैं कि भाई इन वाले पॉइंट पे या तो लिमिट इन्फिनिटी आ रही हो, है ना, यस या फिर लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही हो, यस और तीसरा केस है ना तो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही ना इन्फिनिटी आ रही, है ना। यस अब उसमें ऐसा हो सकता है कि वो अनबाउंडेड भी हो सकता है और बाउंडेड भी हो सकता है। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था बाउंडेड बट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसके अलावा तुम e टू द पावर 1/z लोगे, इसमें ना तो एग्जिस्ट करेगी और ना ही बाउंडेड होगी, है ना। इसमें दोनों के दोनों केस आ जाएंगे। तुम जिस नंबर की तरफ जाना चाहो उस नंबर की तरफ जा सकते हो। तो जब हम ये कह रहे हैं कि आप क्या फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो मैं कहूंगा कि जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी केवल तब बना सकते हो, और वो भी इसलिए कि वहां पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। ठीक है जी। सर अभी वो प्रीवियस एग्जांपल में वो x स्क्वायर प्लस उसकी 0 पे लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, इसलिए वो थर्ड ऑप्शन गलत हो जा रहा था। हाँ, मतलब जो 0 पे लिमिट एग्जिस्ट तो नहीं कर रही बट बाउंडेड आ रही है ना। तो बाउंडेड होना गारंटी नहीं है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करना गारंटी है कि उस फंक्शन पे आप वैल्यू रीडिफाइन कर सकते हैं। सर मतलब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ही हाँ। होगी तभी हम फंक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं उसके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स पर। बिल्कुल बिल्कुल, अब कहा तुमने सही। ठीक है, बाउंडेड से हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, बाउंडेड से हम तब कह पाएंगे जब हमारे पास फंक्शन हो, है ना। जैसे 2 फंक्शन हम यहाँ पे लिख के रख लें। एक तो तुमने मुझे दे दिया sin z/z, इस वाले फंक्शन को कहां पे प्रॉब्लम है, z = 0। ठीक है, आप लिमिट निकालो z टेंड्स टू 0, sin z/z क्या करेगा, 0/0 की फॉर्म बना रहा है, तो आपको एलोपिटल रूल लगाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये पॉलिनोमियल है, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या करोगे, cos z/1, क्या गई लिमिट 1, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, ये बाउंडेड भी है, समझे। ये वाला आपका फिर बाउंडेड भी होगा, क्योंकि यदि आप कोई भी एक कॉम्पैक्ट सेट लेके आओगे जिसके अंदर 0 आ रहा हो, तो क्या ये अनबाउंड हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। अभी जो बात हो रही थी कॉम्पैक्टनेस वाली, तो ये वाला पॉइंट मेरे पास आगे बहुत बार आएगा कि वो आपको अलग अलग सेट डिफाइन करके देगा, और मैं हर बार आपको इसी तरह से समझाऊंगा कि देखो भाई इन वाले पॉइंट्स पे मुझे नहीं पता कि फंक्शन कैसा है, तो दीज आर द पॉसिबल पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी या पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और फिर बात करेंगे कि जी 3 केस बन सकते हैं, या रिमूवेबल हो सकती है, ठीक है, या इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर सकती है, या ऐसा हो सकता है ना फाइनाइटली एग्जिस्ट करे ना इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो इन 3 केस पे ही आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे। समझ में आई बात सभी को। ठीक है, तो बाउंडेडनेस गारंटी नहीं करता कि आप फंक्शन को एक्सटेंड कर सकते हो। कौन गारंटी करता है, लिमिट की एग्जिस्टेंस, राइट। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करके देखना। z = i/b पे आपको ये देखना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। नहीं है तो क्या आप बना सकते हो या नहीं बना सकते। ठीक है, फिर यदि मैं एक्सटेंडेड प्लेन की बात करूं, जैसे मैं अभी आपसे पूछ रहा था, क्या आप 1/z को C के अंदर कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं, तो C के अंदर तो नहीं बना सकता मैं, है ना, बट C यूनियन इन्फिनिटी एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में बना सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी इज अ नंबर। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं fz = 1/z, जब आपका z नॉन जीरो है, z = 0 पे इन्फिनिटी दे दिया और इन्फिनिटी पे 0 वैल्यू दे दी, तो ये फंक्शन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, और एक्सटेंड भी कर पा रहे हो आप C-0 से C यूनियन इन्फिनिटी में। ठीक है, C-0 पे कॉन्टिन्यूअस है, C-0 में तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बट यदि एक्सटेंड करने की बात करो कि इसे एक्सटेंड करो, तो फिर ये C में एक्सटेंड नहीं होगा, ये एक्सटेंड होगा फिर
2 पॉइंट लेके आने पड़ेंगे, 0 भी लेके आना पड़ेगा और इन्फिनिटी भी लेके आना पड़ेगा, तो एक्सटेंडेड प्लेन में बात करेंगे। ठीक है जी, ठीक, ये हो गया हमारा। ठीक है जी, इस वाले क्वेश्चन पे आइए। एक चीज और बताओ जरा, जो जीरोज का सेट है, वैसे अभी आगे आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, जो जीरोज का सेट है वो कैसा होता है, क्लोज या नॉट क्लोज? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो क्लोज ना हो? द सेट ऑफ जीरोज ऑफ अ फंक्शन, सर्च करके आना इसे, है ना, कि जो जीरोज का सेट है वो हमेशा क्लोज होगा या नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, रीजन के साथ। ठीक है, चलो। The function f c to c defined by fz equal to e to the power z plus e to the power minus z। ठीक है, नहीं, फाइनाइट, ये लो साइन z, कितनी जीरोस, इनफाइनाइट, केवल पॉलिनोमियल्स की फाइनाइट होती है ना, पॉलिनोमियल्स तो गारंटीड है, n से ज्यादा जीरो नहीं रख सकता, बट साइन z बहुत सारी जीरो, n पाई। यस, आइसोलेटेड होगा इसलिए साइन 1/z, नहीं, e टू द पावर z की तो जीरो है ही नहीं, जीरोस आइसोलेटेड होती हैं तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ओपन मिलेगा, इसके बारे में सोच के देखना। जीरोस कितनी मिलेंगी, इनफाइनाइट जीरोस मिलेंगी, और जीरोस का लिमिट पॉइंट भी मिलेगा, है ना, 0। ठीक है, मेन एग्जांपल यही है, इसके बारे में सोचना फिर बताना। चलो कोई नहीं, ये तुम्हारे लिए काम है। यहाँ पे उसने कहा है कि एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर माइनस जेड, और हमें निकालनी है इसकी जीरो। बताओ कितनी जीरो जाएंगी, सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जी सर, जो आपने बोला है कि सेट ऑफ जीरोस क्लोज होगा कि नहीं होगा, तो पढ़ा था मैंने कि जब फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होता है तो सेट ऑफ जीरोस ऑलवेज क्लोज्ड होता है, बट अगर फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि वो क्लोज्ड ही होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि जीरो का सेट क्लोज ही होना चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल कोई जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है और जीरो का सेट क्लोज भी नहीं है? जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात करें तो अगर मान लीजिए इन्फिनिटी हम लोगों के जीरोस में आ रही है, सेट ऑफ जीरोस में आ रही है। नहीं 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 नहीं, इन्फिनिटी जीरो, इन्फिनिटी वैल्यू है कोई? नो सर, बट अगर एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम लोग लेते हैं तो उसको नंबर की तरह से नोट करते हैं ना। We are talking about C only, है ना? सर तो उस पॉइंट पे सर एक मिनट, फिर तो तुम ये कह दोगे कि एफ जेड इक्वल टू 1/z 0 हो जाता है। नहीं सर, इसमें जो हम लोग z की वैल्यू ले रहे हैं 1/z पे 0 लेंगे तो फंक्शन ही नहीं डिफाइंड होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन में 0 भी तो आ रहा है। अभी तो तुम एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रही थी, अभी तुम सी में आ गई हैं? तो फिर तुम इस वाले फंक्शन को भी 0 बता रहे हो ना, यदि एक्सटेंडेड की बात कर रहे हो। सर यहाँ पे मतलब एक्सटेंडेड तो दिया रहता है ना कि हम ले क्या रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में तो हमेशा डोनेट किया रहता है कि हम लोग एक्सटेंडेड में बात करेंगे कि मतलब फाइनाइट प्लेन। नहीं, जब मैं जीरो की बात करता हूँ तो जीरोस की तो बात ही सी पे होती है। क्या कहीं पे z इक्वल टू इन्फिनिटी रख के, मतलब फिर तो मैं ऐसा करूँ कि ये वाला पोलिनोमियल बना लूं, है ना, z माइनस इन्फिनिटी, और मैं सी यूनियन इन्फिनिटी में बात कर लूं, तो मैं कह दूं कि देखो ये 0 बन रहा है। नहीं, जब भी मैं जीरोस की बात करूंगा वो मैं सी के अंदर ही बात करूंगा, है ना। यदि मुझे इन्फिनिटी पे कहीं पे मुझे ये देखना है कि एफ जेड इक्वल टू 1/z, आप कहो कि z टेंस टू इन्फिनिटी पे बिहेवियर बताओ, तो z टेंस टू इन्फिनिटी पे बिहेवियर मैं f1/z इज इक्वल टू z ऐसे करके चेक करूंगा, है ना। अगर जनरली यहाँ पे 1/z -1 ले लें तो 1 पे हम लोगों की 1 तो फाइनाइट में ही आ रहा है, बट वो जीरोस में तो आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन ही नहीं डिफाइंड हो रहा है। 1/0 इन्फिनिटी में चला जा रहा है।
तो मुझे ये वाला फंक्शन जीरो हो कहाँ रहा है? यस सर, ये गलत है। मैं इसकी बात क्यों करूंगा? 1/z तो कभी जीरो नहीं होगा ना। जब आप डिफाइन करने जाते हैं तो पहले ही कर दोगे कि जी ये तो जीरो नहीं है, ऊपर वाला भी जीरो नहीं है, ऊपर वाला भी जीरो नहीं है, नीचे वाला भी जीरो नहीं है, तो कैसे जीरो हो जाएगा? नहीं होगा। सर तो यहाँ पे टोपोलॉजी वाला रूल नहीं लग सकता, जो टोपोलॉजी में कहता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्लोज्ड हो जाता है हम लोगों का कभी भी। बताऊंगा मैं, ठीक है। सर थोड़ा सा सर्च करना केवल जीरोस के सेट के बारे में हम क्या कहेंगे, ठीक है। हाँ जी, आपने बताया 2n+1 आयोटा π/2, ये आपका जीरोस का सेट बनेगा। बहुत बढ़िया। e⁻z + k e⁻−z, वैसे ये भी जीरो नहीं है कभी भी और ये भी जीरो नहीं है, बट समस्या है कहां से? z से, है ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकता है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकता है, ठीक है। बट जब z x होता तो फिर ये कभी नहीं होता, क्योंकि e⁻x कैसा रहता है? ग्रेटर देन जीरो, है ना। और e⁻−x भी कैसा रहता है? ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिला के कभी भी जीरो नहीं बनाते, बट कॉम्प्लेक्स में बना देंगे, है ना। कैसे करना है? इसे नीचे लेके आ जाओ। 1/e⁻z क्या हो गया? e⁻2z + 1 डिवाइडेड बाई e⁻z। ये कभी जीरो है नहीं, जब ये जीरो होगा तो इसकी जीरोस मिलेंगी। e⁻z = -1, और इससे क्या बनाओगे? e⁻ कितना? आयोटा पाई, जनरल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। और फिर पाई में क्या करना है? 2n पाई ऐड कर देना है, सही है ना। तो कितना आ गया? 2z = 2n + 1 आयोटा पाई, और 2 से डिवाइड कर दिया, करेक्ट। ये आ जाएंगे इसकी जीरोस। कितनी जीरोस हो गई? हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरोस, नो जीरोस गलत, फाइनाइटली मैनी गलत, ओनली रियल गलत। इसके अंदर वो ये कहे कि सारी की सारी जीरोस मेरी कहां पर लाई कर रही हैं? इमेजिनरी एक्सिस पे, तो वो भी क्या हो जाएगा इसका? वो भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसकी बात हो गई, राइट। चलो अब यहाँ पे एक चीज और है, जैसे हम कॉन्टिन्यूटी में पढ़ते हैं सिंपल आर में कि भाई आपके पास एक फंक्शन है और फंक्शन आपका जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, यस नो, ठीक है। तो वो ये कहता है कि जहां पे उसकी वैल्यू कैसी मिल रही है? नॉन जीरो मिल रही है, उसका एक नेबरहुड ऐसा मिल जाएगा कि जहां फंक्शन कंप्लीटली आपका नॉन जीरो बना रहेगा। बात सही भी है। आपने कहा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, दो केस हो सकते हैं कि भाई ऐसे वो कट कर सकता है, कट करेगा तो कहीं तो जीरो मिलेगी, बट आप कह रहे हो कि f(z) जीरो नहीं है, तो जीरो वाले पॉइंट से इसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगी। डिस्टेंस या तो लेफ्ट में होगी या राइट में होगी, तो इस तरह से बना लो या इस तरह से बना लो। ये तो हो गया रियल वाला। कॉम्प्लेक्स के अंदर कहा उसने कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है इफ अ फंक्शन f(z) is continuous at z0 and f(z0) is not equal to 0, then there exists a neighborhood of z0 in which f(z) is non-zero। कैसे बताओगे? ये तो हो गया जीरो। अब मैं w प्लेन की बात कर रहा हूं, क्योंकि f(z) कहां पे मिलेगा? w प्लेन में। आपने कहा कि z0 पॉइंट पे आपको कभी भी फंक्शन जीरो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, f(z0) की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? नॉन जीरो। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा। तो मुझे क्या बना देना है? मुझे बना देना है एक नेबरहुड। समझ में आई बात? जीरो से दूर, बस w0 आपको दिया गया है, जो भी जीरो से डिस्टेंस है उससे आप एक छोटा नेबरहुड बना लेंगे। अब जब फंक्शन जीरो नहीं है z0 पे, तो अब बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है कि f(z) आपका कॉन्टिन्यूअस है। यहां पे आपका कोई पॉइंट था z0, ठीक है। तो अब मुझे बताओ तुम, और क्या करना है मुझे कि सपोज करो यहां पे कोई एक पॉइंट है z1, इस पे क्या हो रहा है? ये जीरो हो रहा है, ठीक। यहाँ पे ये w0 दे रखा है, ये तुम्हारा नॉन जीरो है,
सही है, ठीक है। तो मैं इधर से चलूंगा ना कि इधर से चलूंगा, ठीक। मेरे पास एक पॉइंट है z0, ये रहा, इस पे आपका फंक्शन 0 नहीं है, यहाँ पे w0 वैल्यू दे दी, और कहीं पे वो 0 हो रहा हो या ना हो रहा है। यदि फंक्शन कहीं पे भी 0 नहीं हो रहा, फिर तो बात आपकी सही हो गई हमेशा, यस नो। यदि फंक्शन कहीं पर भी 0 नहीं है तो फिर मुझे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी यदि कहीं पर 0 है तो कोई ना कोई पॉइंट मिल रहा होगा। सपोज करो आपको ये वाला पॉइंट मिल गया z1, तो आपको क्या करना है, z0 से z1 की डिस्टेंस निकाल लो, जो भी 0 है उससे डिस्टेंस निकाल लो, और उस डिस्टेंस से छोटी डिस्टेंस कोई भी लेके चलो, ठीक है। या आप कहोगी नियरेस्ट 0 देख लो कहां पे मिल रही है, उस नियरेस्ट 0 से डिस्टेंस निकाल के कोई भी छोटी डिस्टेंस निकाल के एक नेबरहुड बनाओगे, उस कंप्लीट नेबरहुड में एफ जेड कैसा रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। समझ में आई सभी के? दो केस हो सकते हैं। पहला केस एफ जेड आपका नॉन जीरो है पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जैसे ई टू द पावर जेड, और दूसरा केस है एफ जेड आपका कुछ पॉइंट्स पे 0 हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जिन पॉइंट्स पे 0 हो रहा है और जिस पॉइंट पे 0 नहीं है उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकाल लो कितनी मिल रही है, उस डिस्टेंस से छोटा नेबरहुड बनाओगे। कोई भी 0 आएगी नहीं साइड में, जब 0 नहीं आएगी इस नेबरहुड में तो आपका फंक्शन कैसा रहेगा, हमेशा नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। ये आपको चेक करना है इस वाले फंक्शन के लिए कि एफ जेड इक्वल टू दे रखा है, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, और कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है जेड इक्वल टू आयोटा पे। यदि नहीं है तो क्या आप उसे कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए आज तो मैं इतना ही करूंगा, कल हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की, और एक इसके साथ नया पॉइंट आएगा एनालिटिसिटी, ठीक है। तो आप इसमें कुछ चीजें पढ़ के आएंगे। जब आपके पास फंक्शन होता है 2 वेरिएबल में एक्स वाई में, तो यहां पे मैं एक तो बात करता हूं डिफरेंशिएबिलिटी की, और एक बात करता हूं पार्शियल डेरिवेटिव्स की। तो हम ये बोलते हैं कि फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते ही करते हैं, बट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको ये बताना है कि डिफरेंशिएबिलिटी में और पार्शियल डेरिवेटिव्स में मेन डिफरेंस है क्या। ऐसा क्यों होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कह रहे हो कि जी हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो वो हमें नहीं मिलती, नीड नॉट टू बी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज एक और बताएंगे आप कि जो एनालिटिसिटी है और डिफरेंशिएबिलिटी है, क्या ये दोनों सेम चीजें हैं, है ना, बोथ आर सेम और डिफरेंट। यदि सेम है तो क्यों है, और यदि डिफरेंट है तो क्यों है, और क्या कोई ऐसा केस मिलेगा, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एनी केस व्हेन बोथ आर सेम। कि आपने मेरे से ये बोल दिया कि जी ये डिफरेंशिएबल कह दो एनालिटिक कह दो, डजंट मैटर, ठीक है, राइट। तो ये 2-3 चीजें आप सर्च करके लाओगे, बाकी आप अपने सारे जितने भी क्वेश्चंस बताए मैंने क्वेश्चन करके देखोगे, फिर कल डिस्कस करेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। आज जो इवनिंग वाली क्लास है हो सकता है कि वो क्लास या तो लेट हो या ना हो, क्योंकि मुझे अभी जाना है बाहर, ठीक है। तो देखता हूँ टाइम से आ गया तो आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगा मैं, ठीक है जी, ओके। ठीक है जी, थैंक यू।